नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़ेंगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल संदीप शर्मा जी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। थैंक यू अनु। संदीप जी, सबसे पहले हम ये बात करें आपसे, समझें कि कैसे हमें अपनी प्राकृतिक संपदा को सहेज कर रखना है और अगर ऐसा ना करने पर किस तरह के परिणाम हो सकते हैं और उसे लेकर सरकार क्या काम कर रही है, इस पर मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहती हूं कि हमने सुना है कि जो कोरोना का ये पूरा दौर, जो दुनिया, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया के लिए, प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। चाहे लोगों को कितना भी नुकसान हुआ हो, लेकिन प्रकृति और फली फूली है इस बीच। तो आपका क्या आउटलुक है इस पर सबसे पहले? अनु, डेफिनेटली जो कोविड या कोरोना क्राइसिस है, ये एक मेजर चैलेंज है कंट्री के लिए। हम्म। और इतनी बड़ी बड़ी कंट्री जिसमें इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, राइट। उसमें इसको कंट्रोल करना एक गवर्नमेंट के आगे एक बहुत बड़ी चैलेंज है आज की डेट में। हम्म। और भारत सरकार इसमें पूरी तरह कमिटेड है और काफी हद तक पूरे प्रयासरत है कि इसको कंट्रोल किया जाए। हम्म। इन्वायरमेंट का जैसा आपने पॉइंट रेज किया, तो इन्वायरमेंट पे विजिबली इनिशियली जब लॉकडाउन हुआ तो ये देखने में आया कि ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, चाहे वो आपकी एयर क्वालिटी है या हम्म। पानी का क्वालिटी है। तो एक शॉर्ट स्पैन पे तो इसका जो रिजल्ट था वो सामने दिख रहा था। जी। पर अगर आप इसको साइंटिफिकली एनालाइज करें तो एक रिसर्च का विषय है कि अगर डिस्टरबेंस कम रही तो उस पे क्या इम्पैक्ट रहा है। राइट। और क्योंकि जी, प्रकृति को ज्यादातर नुकसान जो है वो इंसानों से ही हुआ है और हमने यही देखा है कि इंसानों से ही नुकसान पहुंचा है। तो इंसान क्योंकि घरों के अंदर थे तो प्रकृति को थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा। हालांकि आपने कहा कि ये भी रिसर्च का विषय है कि कितना फायदा हुआ है। हाँ, ऑफ कोर्स ज्यादा डैमेज तो तब होता है जब आप प्रकृति का ज्यादा दोहन एक्सेस में हम्म। करना स्टार्ट करते हैं। जी। क्योंकि प्रकृति में जैसा मैं कोट करूंगा, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि यू हैव सफिशिएंट टू मीट योर नीड्स, हम्म। बट वो आपकी ग्रीड को मीट करने के लिए प्रकृति के पास वो सारी चीजें नहीं हैं। हम्म। तो राइट। ऑफ कोर्स एक लिमिट से जब हम क्रॉस करते हैं तो डैमेज तो प्रकृति पे होता ही है। हम्म। और जो हमने देखा है अलग अलग रूपों में, और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जहां हमने देखा है, चाहे समुद्र से निकलने वाला कचरा हो या फिर पिघलते ग्लेशियर हो, ये सभी हमने चीजें देखी हैं। और इसके लिए इंसान ही जिम्मेदार है और उसे ही करेक्ट करने की कोशिश है, जिसके लिए सरकारी पॉलिसीज बनाती हैं और आगे लोगों को जागरूक भी करती हैं इस विषय पर। तो संदीप जी, सबसे पहले आप अपने डिपार्टमेंट का फिलहाल का जो काम है उसके बारे में बताइए। किस तरह की पॉलिसीज हैं और कैसे प्रकृति को बचाने के लिए, प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए मिनिस्ट्री काम कर रही है? देखिए, भारत सरकार का जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है, उसका एक पर्टिकुलर मैंडेट है। जिस तरह से डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का एक स्पेसिफिक मैंडेट रहता है। अगर हम्म। आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देखें तो उनका मैंडेट है अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना। बिल्कुल। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखें तो उनका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम्म। अपने जो क्राइसिस हैं, इकोनॉमी को स्मूथ चलाना। जी। इसी तरह जो वन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय का मैंडेट है, वो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सिस हैं, जो नेचुरल कैपिटल है कंट्री की, उसको सिक्योरिटी प्रदान करना। जी। रादर अगर आप देखें तो इकोलॉजिकल सिक्योरिटी अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करना। हम्म। तो इस चीज पे मंत्रालय कार्य करता है। और इसके लिए स्टेट्स के साथ मिलके, जी। क्योंकि जितना भी फॉरेस्ट है वो स्टेट के अधीन रहता है। हाँ। सन 1976 1976 से पहले टोटली फॉरेस्ट जो था वो स्टेट के कंसर्न था। जी। पर 76 के बाद ये कंकरेंट लिस्ट में आया, हाँ। जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकारें इसमें कार्य करती हैं। और बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं वो भारत सरकार बनाती है और जिसको स्टेट्स उसको फॉलो करती हैं। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखो, नेचुरल रिसोर्सिस का दोहन अगर अलग अलग स्टेट्स अलग अलग तरीके से करें हाँ। तो उसमें एक जो इम्पैक्ट आएगा वो कंट्री वाइड इम्पैक्ट होता है।
ऐसा नहीं कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो दोहन हो रहा है उसका इम्पैक्ट नीचे वेस्ट बंगाल में नहीं होगा। तो इसीलिए इसको कंकरेंट लिस्ट में लाया गया था, जिसमें पॉलिसीज भारत सरकार के लेवल पे बनती हैं और उसको उसका क्रियान्वयन राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है। जी तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो भारत सरकार पूरे वन और पर्यावरण को रेगुलेट करता है, और जो चैलेंज रहता है वो रहता है कि आप डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन पे, जी कि आपको कितने हद तक डेवलपमेंट में जाना है और किस हद पे कहाँ आपको लिमिट लगाना है कि कंजर्वेशन आपने जरूरी करना है। तो इसी को मद्देनजर रखते पॉलिसीज बनाई जाती हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जी सबसे पहले संदीप जी, ये भी मैं आपसे जरूर जानना चाहती हूँ कि आपने बताया कि जो हमारी वन संपदा है उसके संरक्षण के लिए और आगे उसके लिए जो चैलेंजेस हैं उन्हें कम करने के लिए काम किया जाता है और पॉलिसीज बनाई जाती हैं। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त क्या है हमारे सामने इस विभाग में? इस विभाग में यही है कि एक तरफ आपको डेवलपमेंट चाहिए और दूसरी तरफ आपको कंजर्वेशन भी चाहिए। बिकॉज हाँ अगर आप डाटा देखें तो आज की तारीख में 24.56 के आसपास जो परसेंटेज है फॉरेस्ट एरिया है अपना टोटल जी ज्योग्राफिक एरिया का। हाँ तो आप किस हद तक और इसको कम करना चाहेंगे, क्योंकि आपको अगर डेवलपमेंट करना है, रोड्स बनने हैं, रेलवेज बननी है, एयरपोर्ट्स बनने हैं, हॉस्पिटल्स बनने हैं, स्कूल्स बिल्कुल बनने सही। हैं, तो आपको लैंड की रिक्वायरमेंट रहती है। एग्जैक्टली और लैंड जो है आपकी लिमिटेड है। अगर पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो में देखें तो 2.5% ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफिक एरिया जो है वो इंडिया के पास है। जी और उसके साथ साथ हमारी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 17% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इस 2.5% में रहती जी है। और साथ ही 18% जो हमारी कैटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो इंडिया में है। तो आप इन पूरे डाटा को अगर जब एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना ज्यादा प्रेशर आपके वन संपदा पर है, बिल्कुल क्योंकि लैंड रिसोर्सेज लिमिटेड है। अल्टीमेटली आपको जो डेवलपमेंट करना है तो आपको कहीं ना कहीं फॉरेस्ट लैंड को यूज करना है। तो भारत सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसीज बना रखी हैं। जैसे जब भी आप डेवलपमेंट काम के लिए आपको कोई लैंड चाहिए जी और जिसमें फॉरेस्ट इन्वॉल्व है, हाँ तो जो कार्य करने वाली एजेंसी है, जैसे जिसको हम यूजर एजेंसी के नाम से जानते हैं, हाँ उसको अगर भारत सरकार से लैंड चाहिए तो उसके एवज में उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू देनी पड़ती है उस पूरे फॉरेस्ट की, जो जी कोर्ट ने कैलकुलेट किया हुआ है, जिसको हम इकोसिस्टम सर्विसेज का लॉस कहते हैं, इक्वलेंट। आप उसका मॉनेटरी टर्म्स में करते हैं, ताकि वो जो पैसा हम यहाँ से डाइवर्जन या लैंड को डाइवर्ट करने से लेंगे उसको वन संपदा और इन्वायरमेंट को बचाने के कार्य में लगाया जा जी सके। और संदीप इसी जी तरह जी आप जो बात आगे बढ़ा रहे हैं उसमें यही हम भी जो मोटे तौर पर ये जानते हैं कि जब आप जो प्राकृतिक जो जंगल हैं उन्हें काट रहे हैं और कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं, तो उसे बचाने के लिए या फिर उसके एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम कृत्रिम जंगलों को, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को काफी ज्यादा स्टैब्लिश होते देखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि इसका रेशियो कितना है, जितने जंगलों को काटकर, जितने पेड़ों को काटकर हम वहां पर जो बसावट ला रहे हैं वो करने में, और बाकी हरियाली को भी मेंटेन करने के लिए जो रेशियो है, जो तालमेल है, उसे कैसे बनाया जाता है? जब भी कोई वन भूमि का स्थानांतरण होता है किसी दूसरे गैर वानिकी कार्यों के लिए, जिसे हाँ हम नॉन फॉरेस्ट्री वर्क कहते हैं, अच्छा तो भारत सरकार ये इंश्योर करती है कि जितनी लैंड फॉरेस्ट की जा रही है उसके एवज में इक्वलेंट नॉन फॉरेस्ट लैंड आप दीजिए, अच्छा और उस पे प्लांटेशन की कॉस्ट आप दीजिए। तो कोशिश ये रहती है कि जितना प्लांटेशन आपने लूज किया उसको आपने रिप्लेस करने का आप जो यूजर एजेंसी है उनसे कॉस्ट आप अवेल करते हैं जी और उसको प्लांटेशन करवाई जाती है। अनु, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि 1980 से पहले ये जो डाइवर्जन था फॉरेस्ट लैंड का, ये जी इंडिपेंडेंस के बाद और 1980 तक करीब 40 लाख हेक्टेयर डाइवर्ट किया जा चुका विदाउट मिटिगेशन प्लान के। अच्छा पर भारत सरकार की दूरदर्शिता है कि उसके बाद इसको
ऐसा किया गया है कि जितना डाइवर्जन आप करेंगे उसके एवज में आप कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन रेज करेंगे। हम्म। तो मेरे को ये बताते हुए खुशी है कि मंत्रालय के इंटरवेंशन से आज 10 से 12 लाख हेक्टेयर जो है डाइवर्ट होने के बावजूद उतना ही इक्वलेंट लैंड जो है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन से रीजनरेट करने की मुहिम स्टार्ट हो चुकी है, और 8 से 10 लाख हेक्टेयर पूरे कंट्री में कंपनसेट किया जा चुका है, जिसको जी। अलग अलग जगह पे प्लांटेशन से रेज किया जाता है। तो अच्छा। आज हमारे पास एक ऐसी पॉलिसी है, अगर जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, डेवलपमेंटल पर्पज के लिए वन भूमि की है, तो हाँ। उस पे कंपनसेटरी का प्रावधान है, और कंपनसेटरी के प्रावधान के बगैर उसको नहीं डाइवर्ट किया जाता है। हम्म। और संदीप जी, ये हम जानते हैं कि वन हमारे न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए भी कितना जरूरी है। हालांकि भारतीय संस्कृति तो ये रही है कि हम प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, अपने आंगन में अलग अलग तरह के पेड़ लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बताना चाहेंगे कि क्या महत्व है इन जमीनों का जहां पर वन संपदाएं हमारी अभी स्टैब्लिश हैं? किस तरह से लोगों को भी ये जागरूकता होनी चाहिए कि कैसे वो अपनी जिम्मेदारी भी इनके प्रति समझें? गांव में तो ये समझ बहुत है। हाँ। अगर आप देखें कि किस तरह से वन और आदमी का संतुलन है, पर आपके चैनल पे सिंस आपने क्वेश्चन रेज किया, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि वनों से पानी है, हम्म। और पानी से आपका एग्रीकल्चर है, जो क्रॉपिंग पैटर्न है। जी। ठीक है। और क्रॉपिंग पैटर्न से आपकी सभ्यता डिसाइड होती है कि किस तरह की सिविलाइजेशन डेवलप होगी। हम्म। अगर आप अपने कैचमेंट मीन जहां से आप पानी आपकी नदियों में आता है, अगर उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप वाटर रिसोर्सिस को हार्म कर रहे हो। आप राइट। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि पानी में कमी रहेगी। हम्म। अभी पीछे एक डेटा कहीं पे कॉन्फ्रेंस में शेयर कर रहे थे लोग कि अराउंड 400 रिवर्स को इंडिया में स्टडी किया गया, तो बहुत सारी रिवर्स जो है क्रिटिकल कंडीशंस में हैं। ये हम्म। बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो गांव में लोग हैं, या जो हमारे लोग डिफरेंट लोकेशंस पे कंट्री में रहते हैं, उनकी अगर रिवर्स को आप 1980 से और आज तक एनालाइज करें, या उससे पहले का वाटर फ्लो एनालाइज करें, तो बहुत जी। कमी आई है। तो हाँ। कहीं ना कहीं अगर हम डैमेज फॉरेस्ट को करते रहे, तो आपका जो वाटर सोर्सेज है वो चेंज होगा, आपका क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होगा, और कहीं ना कहीं वो सोशल ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। हम्म। और जो संदीप जी हम इम्बैलेंस देखते भी हैं, हम अपने आसपास भी इम्बैलेंस देखते हैं, जहां बिन मौसम बरसात हो जाना या फिर बाढ़ आ जाना ऐसे क्षेत्रों में, और जहां जब सर्दी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे हमारे दादा परदादा कहा करते थे कि मौसम में भी बहुत बदलाव हो गया है, हम अपने आसपास प्रकृति में बहुत बदलाव देखते हैं, तो शायद यही वो इम्बैलेंस है जो हमें इस वक्त नेचर में दिख रहा है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। ऑफकोर्स एक क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, जिसपे पूरी दुनिया आज वर्क कर रही है। हम्म। और हमारे मंत्रालय में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्य में लगे हैं कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को हम कम कर सकें। राइट। संदीप जी, आगे भविष्य की क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्लानिंग है इसे लेकर? भारत सरकार की पॉलिसी बहुत क्लियर है कि हम वनों के अधीन 1/3 अपना ज्योग्राफिक एरिया को लाएंगे। अच्छा। एक ये बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, हम्म। और जिसके लिए अब आप देखिए कंट्री में डेवलपमेंटल नीड्स भी है, उसके साथ साथ ही एम्बिशियस टारगेट अचीव करना हाँ। अपने आप में वन विभाग के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। राइट। राइट। पर बहुत सारे स्टेट्स में अगर आप देखें, आजकल वन महोत्सव का समय है, और लार्ज स्केल प्लांटेशन पे ड्राइव है, जिसमें लोगों की भागीदारी से प्लांटेशन की जा रही है। हम्म। और इस प्लांटेशन मुहिम को हम आगे चलाएं। जी। मेरा सिर्फ ये कंसर्न रहेगा कि इस मुहिम के साथ साथ हम प्लांटेशन करने के साथ साथ उसको मेंटेन करने की भी एक मुहिम साथ में रखें, बिल्कुल। जिसमें लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। हम्म। जस्ट प्लांटेशन से ना करके रादर उसको मेंटेन करने की भी हम एक नीति बनाएं, जो आपस में लोग जहां प्लांटेशन कर रहे हैं उसको फॉलो करें। तो हम 1/3 जो ज्योग्राफिक एरिया है उसको अटेन करने में सहायक, ये वाली नीति सहायक रहेगी। जी। दूसरा, कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जैसे हमने पेरिस एग्रीमेंट में किया है कि
आपको एडिशनल कार्बन सिंक एस्टेब्लिश करना है 2.5 to 3 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड बाय 2030। तो जी। उसके लिए भी आपको मैसिव स्केल प्लांटेशन पे जाना होगा। और तीसरा, अपने रिवर्स को बचाने के लिए अभी मंत्रालय ने गंगा रिवर बेसिन, जो गंगा का कैचमेंट है जिसमें 5 डिफरेंट स्टेट्स है, हाँ। उसका एक कैचमेंट एरिया की डीपीआर बनाई है कि उसको कहाँ कैसे प्लांटेशन किया जाए। जी। और अगली 18 ऐसे रिवर बेसिन है जिन पे मंत्रालय कार्य कर रहा है कि उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आपने बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है और जो जागरूकता लोगों में आनी चाहिए और जो आम इंसानों की भी जो जिम्मेदारी है उसके बारे में जो आपने बताया है, वी होप कि लोग इसे समझेंगे और इसका पालन आगे करेंगे और सरकार भी अपनी पॉलिसीज के थ्रू इस पूरी प्राकृतिक संपदा को बचाने और साथ ही देश को आधुनिक बनाने के साथ साथ पर्यावरण का भी बैलेंस बनाए रखने की जो कोशिश कर रही है उसमें जरूर सक्सेसफुल रहेगी। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, जनसत्य न्यूज मेरा से बात करने के लिए। जाते जाते मैं एक चीज जरूर जी जी, दर्शकों से साझा करना चाहूंगा जरूर कि जरूर। अ, आपको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने की ये नहीं है कि आप बहुत आगे आके बहुत सारी चीजें करें कंट्रीब्यूट। हम्म। उसके लिए मंत्रालय और भारत सरकार की पॉलिसीज बन रही हैं, आप उनको जी। फॉलो करें। दूसरा, आपका अगर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देखना है तो जैसा आपको अपनी जगह मिली थी, हम्म। जिस स्टेज में थी, अगर आप उतना ही छोड़ के उसको चला जाए ताकि अगली जनरेशन को उतना तो मिले जैसा आपको मिला था, तो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। जी इम्प्रूवमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पर बिल्कुल। अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस जिस तरह की आपको जगह मिली थी, जिस तरह का आपको एक प्लेनेट मिला था, आप उतना ही उसको रख के जब यहाँ से जाएं तो उतना ही रहे, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके लेवल जी पे संदीप रहेगा। जी, बहुत छोटी बात लेकिन एक बड़ी गहरी बात आपने कह दी है और बहुत कम शब्दों में जो ज्यादा हम कह सकते थे प्रभावशाली ढंग से वो आपने कह दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू अनु, थैंक यू सो मच। तो क्या महत्व है ये आपने समझा होगा प्रकृति का हमारे लिए, और जो तमाम उन्होंने कुछ रिसर्च भी रखी हैं उससे भी हमें पता चलता है कि किस तरह से सरकार तो अपनी पॉलिसीज के थ्रू काम कर ही रही है, लेकिन जो एक इंडिविजुअल अप्रोच होनी चाहिए, एक आम इंसान की क्या अप्रोच रहनी चाहिए प्रकृति के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, और साथ ही जो नदियों में हम जाते हैं उस दौरान हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसे भी समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।